विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के बारे में। जी हाँ, कोई जाना माना विश्वविद्यालय एग्जाम ले, रिजल्ट दे दे और फिर कहे कि उसके पास किसी विषय के टीचर या गाइड नहीं है, लिहाजा कुछ नहीं कर सकते आप, तो क्या करेंगे? और वो भी तब जब विश्वविद्यालय NAAC के ग्रेड A से रेटेड हो। तो ऐसे में हम बात करेंगे आज जीवाजी विश्वविद्यालय की, जहां ये कर करके PhD स्टूडेंट की कोई नहीं सुन रहा कि विश्वविद्यालय में गाइड ही नहीं है। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला है और इस ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला में ज्योतिष की बैचलर डिग्री भी कराई जाती है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराई जाती है। अब जब लोग उसमें PhD करना चाहते हैं तो उनका एग्ज़ाम होने के बाद भी किसी की RDC नहीं हो रही, किसी को गाइड नहीं मिल रहा। तो इस सारी समस्याओं से इसके बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस समस्या से फेस कर रहे हैं। मैडम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरा विश्वकर्मा है जी। तो आपकी क्या समस्या है और क्या समस्या? मेरी ये है कि 2021 में मैंने PhD का एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके एक साल बाद विश्वविद्यालय सब्जेक्ट में ज्योतिर्विज्ञान जी, ज्योतिर्विज्ञान। और उसके बाद में एक साल बाद कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ। कोर्स वर्क का एग्जाम हम लोगों ने जैसे भी मेहनत करके निकाला तो उसके रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई। उसमें भी विद्यार्थी बहुत परेशान हुए, बहुत चक्कर लगाना पड़े विश्वविद्यालय के, तब जाके कहीं हम लोगों की सुनवाई हुई। अब ज्योतिर्विज्ञान सब्जेक्ट जो है संस्कृत संकाय के अंतर्गत आता है, लेकिन विश्वविद्यालय ये कह के RDC नहीं करा रहा है हमारी कि विभागाध्यक्ष नहीं है। अगर विभागाध्यक्ष नहीं है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों कराया? तो ये बता रही थी कि किस तरह से इनकी RDC नहीं हो पा रही, सारी कुछ PhD तैयार रखी हुई है। अगर एक साल में RDC हो जाती और इनको PhD अवार्ड हो जाती तो निश्चित तौर पर आज कहीं प्रोफेसर की नौकरी पा जाती। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या आपकी समस्या क्या है? मैं जगदीश अरोरा। के लिए हमने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, MA कर लिया हमने। MA करने के बाद एक PhD की व्यवस्था यहाँ थी, तो PhD के लिए जब एंट्रेंस का एग्ज़ाम अभी इन लोगों ने विज्ञप्ति जारी की कि PhD होगी, उसमें लगभग 47 विषयों की सूची जारी थी और हम लोग तैयार हो गए थे कि हमको PhD करना है। 10 दिन बाद इन्होंने एक विज्ञप्ति दोबारा जारी की कि ज्योतिष विज्ञान में PhD नहीं कराई जाएगी। कारण बताया गया कि सब गाइड नहीं है। आपकी क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? मैं नवनीत पचौरी, और मेरी भी यही समस्या है कि हम ज्योतिर्विज्ञान से PG कर चुके हैं, तो आप उसमें जो शोध कार्य और रिसर्च करना चाहते हैं तो उस व्यवस्था को प्रशासन विश्वविद्यालय लगातार समाप्त करता जा रहा है। पहले भी जो विद्यार्थी MA कर चुके हैं वो इस विषय पर शोध करना चाहते थे, समाज को दिशा देने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय की लापरवाही और इस रवैये के कारण वो निराश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो संस्कृत पीठ स्थापित करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से कह रहा है, और दूसरी तरफ संस्कृत से जुड़े हुए ज्योतिर्विज्ञान में PhD कराने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा ये कि ये बताया गया कि अभी जो विज्ञापन जारी किया है उसमें वास्तु को पर भी कोर्स शुरू कराने की बात की गई है। जो कोर्स पहले से चल रहे हैं उनके पास, उनके लिए न पढ़ाने के लिए लोग हैं न गाइड हैं, सिर्फ पैसा यूनिवर्सिटी वसूल करती है फिर उनके हाल पर छोड़ देती है। जैसा कि ये PhD के जो हमारे स्टूडेंट हैं या करना चाहते हैं इनके साथ हो रहा है, तो फिर ये वास्तु वाले जो स्टूडेंट आएंगे वो फिर इनके जाल में फंस जाएंगे, उनका क्या होगा? देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर। योगी देव श्रीमाली जी। तो सर, इसका एक्चुअली में रेगुलर टीचर ना होने के कारण PhD विषय को इस बार PhD एंट्रेंस एग्जाम में शामिल नहीं किया गया है। तो क्या छात्रों को पहले इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी? क्या उनका कहना है कि अब हमारा भविष्य तो अंदर में है, इतनी मोटी फीस भी जमा कर चुके हैं? जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकाला हमने तो फिर फीस किस बात की जमा की छात्रों ने? नहीं, जिन छात्रों द्वारा एंट्रेंस एग्जाम दे दिया गया था, अब उन छात्रों का क्या होगा? सर, ऐसे 2 छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था लास्ट टाइम में। उस विषय में नोटशीट प्रचलन में है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। दरअसल क्या है कि ज्योतिर्विज्ञान सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत संचालित है, तो इसमें कोई ज्योतिर्विज्ञान में मूलतः जो प्योर विषय ज्योतिर्विज्ञान है उसमें कोई PhD कराने वाला गाइड नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि जो पहले करा रहे थे तो वो सही बात है, पहले करा रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान
उसमें पीएचडी करा रहे थे। तो उसमें शिकायत आने पर इस बात को संज्ञान में लिया गया कि जब अपने पास गाइड ही नहीं है तो अपन फिर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कैसे करा सकते हैं। अगर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराएंगे और संस्कृत का गाइड कराएगा तो वो ज्योतिर्विज्ञान में मान्य नहीं होगी। इसीलिए इस बार जो दूसरा ऐड निकला है तो उसमें ज्योतिर्विज्ञान को स्किप किया गया है। तो इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे जो है मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने पीआरओ साहब को सुना, विमलेंद्र जी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएचडी के जो छात्र हैं जगदीश जी, नीरा जी, ये भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो है देव जी भी जुड़ गए हैं। देव जी, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। आपकी ये रिपोर्ट है और जो ये पढ़ाई होती है ज्योतिष विज्ञान की, तो बताइए अपना हाथ देख के भविष्य दिखा लिया है कि नहीं आपने? जी बाबा, देखिए वही बात बता रहे हैं कि जिनको देश का भविष्य बताने की पढ़ाई करना है उनका खुद भविष्य ये यूनिवर्सिटी अंधकार में डाले हुए है। तो अब ये क्या करेंगे? अब इनके पास उपाय क्या है? जी बाबा, अब इनके पास आगे का रास्ता क्या है? यही सवाल तो एनडीटीवी ने बाबा उठाया है, क्योंकि दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये है कि ये जो लोग अभी हैं, जैसे आपने जुड़े हुए हैं, जगदीश अरोरा जी हैं या नीरा विश्वकर्मा जी हैं। नीरा विश्वकर्मा जी की समस्या बिल्कुल अलग है। उनकी समस्या ये है कि जब पिछली एंट्रेंस एग्जाम हुई थी तब ये सिलेक्ट हुई थी और इनके साथ और लोग भी सिलेक्ट हुए थे, और ये 2 साल से लगातार अपने पैसे भी खर्च कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, रिसर्च भी कर रही हैं। और इस रिसर्च के बाद अब इनकी आरडीसी होना है। आरडीसी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि गाइड नहीं मिल पा रहा है इनको प्रॉपर। और अब तो यूनिवर्सिटी ने एक विज्ञापन ही जारी कर दिया जिसमें कहा कि संस्कृत में नहीं होगी। तो अब जो विद्यार्थी पिछले 3 साल से, 5 साल से, 6 साल से पीएचडी की तैयारी में कर रहे थे, उनका क्या भविष्य होगा ये अभी तक कोई तय नहीं कर पाया है। जी, दूसरी समस्या, देव जी आज ऐसा करते हैं, देव जी आज ऐसा करते हैं कि हमारे साथ पीआरओ साहब हैं यूनिवर्सिटी के। देव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एंट्रेंस होने ही वाली थी, विज्ञापन निकला और उसमें लिखा हुआ था कि इसमें भी जो है पीएचडी कराई जाएगी। जरूर। एक हफ्ते बाद फिर दूसरा विज्ञापन निकलता है और देव जी, मैं आता हूं आपके पास। आज ऐसा करते हैं कि पीआरओ साहब हैं, आज मैं सवाल नहीं पूछता हूं, आज आप लोग ही सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले हम नीरा जी के पास चलते हैं, लेडीज फर्स्ट। नीरा जी, आप अपना सवाल पूछिए विमलेंद्र जी से। मैं नहीं पूछूंगा, आज आप ही लोग पूछेंगे। जी, सबसे पहले तो मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम आपने मेरी और हम सभी की वेदना को समझा और यहाँ तक चर्चा आई। अदरवाइज हम लोग 2 साल से तो धक्के ही खा रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर से मेरा पहला सवाल है कि जब विभागाध्यक्ष नहीं था और जब कोई एक्सपर्ट नहीं था तो किस बेस पे जीवाजी विश्वविद्यालय ज्योतिर्विज्ञान की पीएचडी का विज्ञापन निकालता है? विमलन जी बताएं। अनम्यूट करें आप। जी, मैं रिस्पेक्टेड सर से ये पूछना चाहती हूँ बड़े सम्मान के साथ कि जी विमलन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें विमलन जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब जो नीरज जी ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए। जी नीरज जी, एक बार फिर से पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय सर कि जब विभागाध्यक्ष नहीं है ज्योतिर्विज्ञान के पास, जब कोई फैकल्टी नहीं है, तो फिर किस बेस पे विश्वविद्यालय ज्योतिर्विज्ञान की विज्ञप्ति निकालता है पीएचडी के लिए? नहीं तो आपको जब शुरू में निकली थी तो कराई थी। आपके ही कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जैसे आपको जो प्योर पीएचडी करना है तो ज्योतिर्विज्ञान में ही का गाइड आपको जरूरी है। तो जब ये संज्ञान में आया कि संस्कृत के लोग पीएचडी करा रहे हैं, कुछ इस समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, तो इसी कारण से इसको रोका गया और जो लोग कर चुके थे उनको संस्कृत में पीएचडी संस्कृत के विद्वानों द्वारा उनको पीएचडी कराई गई।
इस कारण इसको रोका गया है। और ये ऐसा नहीं है कि विभाग अभी बंद हो गया है या एक मिनट या फाइनल निर्णय ले लिया है कि आपको नहीं कराएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, विश्वविद्यालय जब भी कोई निर्णय लेता है तो छात्र इसको ध्यान में रखते हुए लेता है। ये ऐसा कोई विश्वविद्यालय ना जब भी निर्णय लेगा तो आप लोगों के हित में लेगा। इसमें व्यवधान आ सकता है, समस्या आ सकती है, थोड़ी बहुत समय लग सकता है, लेकिन जब भी कोई निर्णय होगा तो ये आप इस बात को विश्वास रखें। मैं ये टीवी पर बोल रहा हूँ, नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो छात्र हित में ही विश्वविद्यालय निर्णय लेता है। इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार सब चिंतित हैं। पहले ऐसी कई समस्याएं आई, तब अंतोगत्वा निर्णय छात्र हित में ही हुआ। जगदीश जी, आपका क्या सवाल है? सर्वप्रथम प्रणाम, आप लोगों ने हमारी इस समस्या को आगे बढ़ाया। पीआरओ साहब का मैं जवाब सुन रहा था, मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि AAA नेक के द्वारा इनको मिला, जीवाजी यूनिवर्सिटी, और इस ज्योतिष विज्ञान को पीएचडी नहीं करा रहे, इसमें छात्रों का हित है। पीएचडी ना कराने में छात्रों का क्या हित है? आप एक स्वायत्तशासी संस्था हैं, आपके द्वारा किसी भी प्रोफेसर की, किसी भी गाइड की, किसी विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करने का आप स्वयं सक्षम है जीवाजी विश्वविद्यालय। इसके लिए आपको किसी शासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आप जानबूझ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो एक डिप्टी कमिश्नर से रिटायर्ड हूं, मेरे को कोई नौकरी की समस्या नहीं कि मेरे को नौकरी करना। मेरे पीछे 70-80 लोग जो आपके यहाँ से बीए भी कराते थे, आप एमए भी किया लोगों ने, उन लोगों के भविष्य के बारे में आपने नहीं सोचा। अच्छा, जवाब बिमलन सर का जवाब ले लेते हैं। जी सर। मेरा ये कहना है कि पीएचडी कराने के लिए जो भी विषय विशेषज्ञ होता है वो उस विषय से संबंधित होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिर्विज्ञान अभी नया विभाग है, इसको कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसमें परमानेंट फैकल्टी नहीं है। अगर परमानेंट फैकल्टी होती है तो वो प्योर ज्योतिर्विज्ञान में होती है, वो ही पीएचडी कराएगी, तो आपकी जो पीएचडी होगी वो ज्योतिर्विज्ञान से मान्य होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो आपके गाइड, अगर आप कह रहे हैं गाइड है, तो गाइड बनने की एक प्रक्रिया है। गाइड बनने के लिए 10 साल प्रोफेसर होना चाहिए, उसके रिसर्च पेपर होना चाहिए। ऐसे गाइड नहीं बनता है, परमानेंट फैकल्टी होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिर्विज्ञान में कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। एक एक करके जी सर। बिमलन जी पहले आप पूरा एक एक करके आएंगे। जी जी। ज्योतिर्विज्ञान में कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। अभी तक आपकी, मैं पुरानी बात भी बता रहा हूँ, अभी तक जो आपकी पीएचडी हो रही थी, अभी जो भी मेरी समझ से 2-4 लोगों को हुई होगी, जो मुझे इसकी ज्यादा पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक जो पीएचडी हुई है वो संस्कृत के विषय विशेषज्ञों ने कराई है। अब इसमें कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है जिसके कारण इसको संज्ञान में लिया गया है। संज्ञान में लेके इसको इस साल इसके विज्ञापन को हमने नहीं निकाला है। चूंकि पहले से आप 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हो, 2 लोग परेशान हो रहे हो, हम अगर विज्ञापन निकालते उसमें 5 बच्चे 6 बच्चे और आते, तो इससे ये होता कि वो अननेसेसरी वो 5-6 लोगों का भविष्य और परेशान होता, ना वो यहाँ कर पाते ना बाहर कर पाते। इसीलिए कुलपति रजिस्ट्रार सबके संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने इस मामले को पूरे को संज्ञान में लिया। इसमें जो जांच कमेटी भी है वो भी अपना काम कर रही है, विषय विशेषज्ञ भी कर रहे हैं कि बेहतर आप लोगों के हित में बेहतर क्या हो सकता है। ये आप इसको, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे एक बार, ऐसे प्रकरण कई आए, अंतोगत्वा वो पूरे प्रकरण छात्रों के हित में निर्णय हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए अब आप कह रहे हो कि हमको नहीं हो रही, तो जब आप 2 लोग परेशान हो रहे हो तो क्या और विज्ञापन निकाल के अपन को 10 लोगों को परेशान करना अच्छी बात है क्या? जब 2 लोगों का निराकरण हो जाएगा तो आप ये तय मानो कि जो आपके लिए डिसीजन होगा वो ही अन्य लोगों के लिए भी डिसीजन होगा, तो अन्य विज्ञापन निकलेगा। यूनिवर्सिटी किसी की व्यक्तिगत नहीं, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सिटी खुलती है। ये आप बात मान के चलो। और यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आपको अच्छी से अच्छी और बेहतर शिक्षा दें। कहीं भी आप पीएचडी ज्योतिर्विज्ञान में करके जाएं या संस्कृत में करके जाएं तो आपकी योग्यता पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह ना लगे। इसीलिए इस पूरे मामले को हम लोगों ने लेके संज्ञान में लिया है और जो भी बेहतर इसमें कर सकेंगे वो हम करेंगे। एक मेरा सवाल है बिमलन जी कि ये कहा जा रहा है कि आपने वास्तु को भी जोड़ा है अपने करिकुलम में, तो उसके लिए क्या शिक्षक है आपके पास? उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं यदि कोई वास्तु पढ़ना चाहे तो?
वास्तु का अभी ये नया कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसमें क्या होता है कि हम मनोरंजन जी आपको बताएं, जब भी हम कोई नया कोर्स चालू करते हैं तो हमको एकदम एकदम विद्वान नहीं मिलते और ना हमको नियुक्तियां देने की एकदम अनुमति मिलती है। जब हम प्रारंभिक तौर पे हम इनको 1-2 साल 3 साल ऐसे ही चलाते हैं, जब उसका हमको इंटेक अच्छा लगता है तब उसके लिए हम विभाग को मूल हर जगह यही होता है, तब उस विभाग को स्टेब्लिश करते हैं, उसमें नियुक्तियां करते हैं। तो अभी जो वास्तु का कोर्स हम चालू कर रहे हैं, इसका कोर्स डिजाइन हो रहा है उसका, तो इसमें हम विषय विशेषज्ञों को जो इसके एलिजिबल लोग होंगे उन लोगों को बुला के इनका अध्ययन अध्यापन कराएंगे। ऐसे ही हमने इनको लोगों को ध्यान होगा इन सबको, ऐसे ही हमने ज्योतिर्विज्ञान में चालू किया था। पहले हम ज्योतिर्विज्ञान में विषय विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं, जब ये लोग तैयार हो जाएंगे तो इन्हीं लोगों से हम फिर आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। जगदीश जी आपके पास आता हूं, अब नीरा जी आपके पास भी आता हूं। एक सवाल देव श्री माली जी आपको पूछना है, पियारो साहब हैं हमारे साथ, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं बिमलन जी से ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि जब हमने 2021 के पहले पीएचडी कराई थी, या जो नीरा जी जिस एंट्रेंस एग्जाम में बैठी थी, तो जो हमारे पास विषय विशेषज्ञ ही नहीं थे, तो हमने फिर एंट्रेंस का पेपर कहाँ से बनवाया था, पेपर किससे सेट कराया था? तो क्योंकि आखिर पेपर भी तो दे के आए, ऐसा तो है नहीं। पीएचडी का बाकायदा एक पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर जो है क्लास वर्क होता है, फिर जो है पेपर वर्क होता है, और अब फिर उसके बाद आरडीसी होती है। तो पेपर कैसे सेट कराते हैं बिमलन सर? जो आपको हमने बताया ना पहले, ये जो ज्योतिर्विज्ञान के जो लोग थे वो पढ़ाते थे उनको, और संस्कृत के लोगों का हमने पहले उसमें सहयोग लिया था, क्योंकि पढ़ाने में, पेपर बनाने और पीएचडी कराने में तीनों में अंतर है, मैं बताऊं आपको। तो उस समय हम लोगों ने इन लोगों का सहयोग लिया था। पुराने जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं जिन्होंने इस डिग्री कर रखी है, कई अच्छे ज्योतिष ग्वालियर में थे, उन लोगों से पढ़ाया था। वो उम्र दराज हो गए, चूंकि 70 तक हम लोग इनकी सेवाएं ले सकते हैं, तो उससे ऊपर हो गए। इस कारण से इस तरह की ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आई है। जी जगदीश जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं चाह रहा था श्रीमान से, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था, जो मेरी जानकारी है ज्योतिष विज्ञान लगभग 2013 से चल रहा है। यहाँ डिप्लोमा भी होता था, यहाँ बीए की डिग्री भी कराई जाती थी ज्योतिष में, फिर एमए भी चालू किया गया। बीए की डिग्री बंद कर दी, डिप्लोमा बंद कर दिया, अब एमए की डिग्री कराई जा रही थी। मैडम नीरा वर्मा जी हमको पढ़ाती थी क्लास में, उन्होंने हमसे कहा कि आप एमए कर रहे हैं, इसके बाद आपको पीएचडी भी यहीं से होगी। हमने भी की हुई है, आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। इसके बाद इनका ये कहना कि साहब वो गाइड की व्यवस्था हम बाहर से नहीं कर सकते, या मैं फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा, स्वायत्त शासी संस्था, इनके नियम, इनके कानून स्वयं के होते हैं, ये खुद बनाते हैं। हमको क्या करना, परीक्षा कब लेनी है, पेपर किससे सेट कराना है। मैं समझ गया जगदीश जी, मैं आपका सवाल समझ गया, मैं आपका सवाल समझ गया। विमलेंद्र सर, इसका क्या समाधान, क्या है, वे आउट क्या है इसका? क्या यूनिवर्सिटी जिसके पास जो इतनी अच्छी रैंकिंग है, इतना नामी यूनिवर्सिटी है, वो इसको कैसे टैकल करेगा? क्या रोड मैप है आपके पास? मेरी समझ से इस मामले में जो ये मुद्दा आया है, ये मुद्दा मेरी समझ से कुलपति रजिस्ट्रार साहब के पूरी तरह संज्ञान में है, और मैं आपको कह रहा हूं इसका बेहतर, जो भी बेहतर होगा वो किया जाएगा। कई, मैं आपको पहले नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि उन समस्याएं ही पहले भी इस तरह की जो समस्याएं आई हैं, उन चीजों को सबको सॉर्ट आउट किया है, उनका निराकरण किया है, और जो छात्र दे चुके हैं उनके हित में ही निर्णय हुआ है। मैं आपको चलिए एक सवाल और लेते हैं, नीरा जी का एक सवाल बस। नीरा जी पूछिए। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं सर कि हम छात्र हित में कोई भी निर्णय लेते हैं, तो कृपा करके ये बता दीजिए कि इतना बड़ा विभाग, कितनी फैकल्टी है आपके पास? ये विद्यार्थियों के साथ सरासर नाइंसाफी है। के माध्यम से ये चाहती हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे। हम यहाँ से ठीक, अब जवाब सुनते हैं नीरा जी, अब जवाब सुनते हैं। जी सर, विमलेंद्र सर जी। ज्योतिर्विज्ञान विभाग, मैं बता रहा हूँ एमपी में सबसे अच्छा विभाग चला ये, क्योंकि अब ये समस्याएं कब आती है, जब ऐसा नहीं होता है। हर चीज की शासन की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के अनुसार नियम बनते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं।
गाइडलाइन ये होती है कि स्टूडेंट परेशान। एक मिनट नीरा जी, मैं आपके पास जी, मैं समझ गया सर। ये एक मौका है पियारो सर, एक कुछ आपको कंक्रीट आश्वासन देने का। आप हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो कुछ आश्वासन देना चाहेंगे क्या यूनिवर्सिटी के तरफ से? आपकी कोई अपने अधिकारियों से बातचीत भी हुई होगी? मनोरंजन जी, इसका जैसा कि मैं आपको बताया, ये काम प्लस पर चल रहा है, कुलपति जी इसमें कर रहे हैं। जो भी बेहतर होगा ये उसको लिया जाएगा और छात्र इसमें ही निर्णय होगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ। चलिए, नहीं हो रहा, बार बार हाई भी आ जाता है सही बातों पे। अब उन्होंने बात कहा, वो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा वो कह नहीं सकते हैं। हमें इस यहाँ पर उनको थैंक यू करना है, लेकिन नीरा जी और जगदीश जी, आप दोनों से और श्रीमाली जी से बात करूंगा। सर, पियारो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए और आपने बात क्लैरिफाई करने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड इस बात में हूँ, नीरा जी, थैंक यू सर, कि पढ़ाई क्या होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पढ़ते क्या हैं? क्या ये साइंस के थ्रू पढ़ाया जाता है? आपने यहाँ, इन्होंने, पियारो सर ने कहा कि संस्कृत के टीचर पढ़ाते, तो पढ़ाई क्या होती है, मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ। जी देखिए सर, वेदों का अध्ययन संस्कृत के अंतर्गत किया जाता है और ज्योतिर्विज्ञान वेद के अंतर्गत आने वाला ही एक सब्जेक्ट है। आप इस बात को कह ही नहीं सकते कि संस्कृत के विद्वानों की सहायता इसमें नहीं दी जा सकती। ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा गया, संस्कृत को या संस्कृत के विद्वान को आप दरकिनार कैसे करेंगे? आप ज्योतिष और संस्कृत को अलग नहीं कर सकते हैं। ओके। ये केवल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के साथ में 420 कर रहा है। मैं यहाँ पे खुले मंच से इस टीवी के माध्यम से कह रही हूँ, जीवाजी विश्वविद्यालय ने हम लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अगर आपके पास में कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी तो आपने फिर कैसे ज्योतिर्विज्ञान का एंट्रेंस टेस्ट निकाला? जो फैकल्टी वहां पे पढ़ा रही है, क्या वो ज्योतिर्विज्ञान से एमए है? नहीं, आपकी बात सही है, वो मैंने, पियारो सर हैं अभी बात सुन रहे हैं। जगदीश जी, ये मुझे बताइए, क्या किस तरह की पढ़ाई होती है? मेरी अपनी उत्सुकता है, मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह की पढ़ाई होती है, इसका जीवन में क्या उपयोग है, आप क्यों करना चाहते हैं ये कोर्स? भारती जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक हिंदू परंपरा में 16 संस्कार हुआ करते हैं। उन संस्कारों में बच्चे के जन्म से लेके और मृत्यु उपरांत जब आदमी का देहांत हो जाता है वहां तक के संस्कार हैं, और हर संस्कार का एक मुहूर्त निकाला जाता है, एक कुंडली बनाई जाती है, ग्रह नक्षत्रों को देखा जाता है, कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठा है, आगे ये बच्चा कैसे निकलेगा, इसकी जीवन की नैया आगे कैसे चलेगी, ये क्या बनेगा, ये पहले दिन से ही। मतलब मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहूँ तो गर्भाधान का भी हमारे यहाँ ये होता है कि गर्भाधान किस समय होगा, ये भी ज्योतिष विज्ञान तय करता है। वो एक नीति है, परंपराओं से चली आ रही है, हम सब उनको भूलते चले आ रहे थे। हमने कुछ उस चीजों को जोड़ने का, समझने का प्रयास किया कि समाज के हित में हम कुछ कर सकेंगे। मेरा सवाल ये है, अब मैं समझ गया। पियारो सर हैं यहाँ पर। पियारो सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये परंपरा है या साइंस है? क्या कोई भी ज्योतिष पढ़ने वाला वो कल क्या होगा ये प्रेडिक्ट कर सकता है क्या? आऊंगा देव जी, आऊंगा, मुझे मालूम है आप इशारा कर रहे हैं, रुकिए अभी आऊंगा आपके पास। पियारो सर बताएं। वैसे मुझे मेरा ज्योतिष में मेरा जैसे ज्यादा वैसे इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे इसकी जानकारी है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये कैलकुलेशन है। जी, ये कैलकुलेशन है। और उसका आधार क्या है? आपका आधार आपके जन्म का समय, जन्म की तिथि, इस तरह की, मतलब जो मैं तो अपन लोग तो यही दिखाते हैं अपने व्यक्तिगत बारे में। तो मैं जो व्यक्तिगत एक छोटा सा बिंदु लेके बता रहा हूँ। जैसे मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि साहब वो मेरा बताओ, या तो कुंडली है, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, समय सही है। तो ज्योतिष जो है, मेरी जो सोच है, बट परंतु किंतु लेकर पे चलता है। जी, सही कहा, क्योंकि मैं तो देखता हूँ आज तक किसी की सही नहीं हुई है। जिनको भी दिखाओ अलग अलग बात करते हैं। देव जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए, आप अपनी कुंडली मुझे बता दीजिए, कल क्या करेंगे आप? देखिए
मेरी कुंडली ये है कि कल मैं आपको फिर खबरें भेजूंगा और अच्छी अच्छी खबरें एनडीटीवी के दर्शकों को दिखाऊंगा। ये मेरी कुंडली है। लेकिन मैं थोड़ा सा ज्योतिष इस संस्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। जब इसकी शुरुआत 40 सेकंड है देव जी, 40 सेकंड ने बताया जी। तो इसमें पहले जो विद्वान लोग थे उसमें दो बड़े विद्वान आदमी थे। एक का नाम था ब्रजेंद्र नारायण श्रीवास्तव और दूसरे का नाम था डॉक्टर रमेश बायगांवकर। ब्रजेंद्र नारायण श्रीवास्तव ज्योतिष को पूरी तरह से विज्ञान मानते हैं और उनकी सैकड़ों किताबें हैं इसको लेकर हिंदी में और दूसरी भाषाओं में। और वो इसको लेके कोई पूजा पाठ और उसकी परंपरा पर नहीं रहते। मेरे दोनों ही लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे। बायगांवकर जी अब नहीं है, ब्रजेंद्र शरण जी हैं, लेकिन लगभग 80 साल के हैं। मैं अभी भी उनसे मेल मुलाकात होती है। तो वो पूरी तरह से मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, ग्रह उसको धार्मिक चीज न माना जाए। जैसा हम प्लेनेट की स्थिति देख के, चाहे विमान हो चाहे कुछ हो, उनको भी निर्धारण करते हैं। हम जो है अक्षांश और देशांतर देखते हैं, उसी प्रकार से ये भी है। जैसा कि आपने कहा कि सही नहीं हुआ, वो सही ना होने के बहुत सारे कारण हैं। अगर डॉक्टर ठीक से डायग्नोस नहीं करेगा तो परिणाम उतने अच्छे नहीं आएंगे बाबा। अगर हम विज्ञान की तरीके से इसको देखेंगे तो विज्ञान पूरी तरीके से एक तरह से जो नक्षत्र मंडल है उसके आधार पर चलता है। घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाती है देव जी। बात घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर। तो मेरे हाथ में कोई भी अंगूठी नहीं है, कोई भी कलेवा नहीं है, तो चल ही रहा है ना, जीवन तो चल ही रहा है। चलिए, आप लोग मानते हैं, आप ये भी मानते हैं साइंस है। हाँ, लेकिन सक्सेस का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है और कुंजी है वो है मेहनत करना। जो दर्शक देख रहे हैं वो उसको ना भूलें। बाकी आप इस पर ज्योतिष विज्ञान से आप एमए भी करें, पीएचडी भी करें। और प्यारो साहब से मैं उम्मीद करता हूं कि जो समस्या है उसको देखेंगे और सहानुभूति पूर्वक ढंग से उसका निवारण करेंगे। आप सबका, नीरा जी आपका, जगदीश जी आपका, देव जी आपका, प्यारो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वक्त निकाल करके जुड़े एनडीटीवी से। तो ये थी जो है एक जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो एक ज्योतिष विज्ञान है, वहाँ के छात्रों के पीएचडी करने वाले जो छात्री का मैं कहूँगा उनकी समस्या। तो आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। लेकिन